कंटिजेंसी फंड एक कॉर्पोरेट टैक्स लिखो। कंटिजेंसी फंड 267 में है और आपको कंटिजेंसी फंड को आकस्मिक निधि बोलते हैं। आकस्मिक निधियां जो होती हैं वो आकस्मिक परिस्थितियों के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, देश में अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए, किसी तरीके की दिक्कत आ जाए, तो पार्लियामेंट से बिना पूछे सरकार उसमें से पैसा निकाल के खर्च कर लेती है और बाद में उनको बता देती है। दैट इज अ कंटिजेंसी फंड। आगे है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स में लिखिएगा जी, कंटिजेंसी फंड में लिख लेना, नहीं लिखा तो कुछ लिखा नहीं, आर्टिकल 267 है, लिख लो। और फंड इज प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इमरजेंसी। हाँ, सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो उन्हीं का नाम लिख रहे हैं हम। और लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपदा के समय इसका उपयोग कर लिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स में द टैक्स लेविड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। ये सब शब्द थोड़े कॉमर्शियल हैं, आप दिमाग में थोड़ा बनाइए। द टैक्स लेविड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, क्या बोला, डिविडेंड्स, हाँ, डिविडेंड्स ऑफ ऑल कंपनीज। इसका मतलब ये होता है कि सभी कंपनियां, ऑल कंपनी और करके लिख लें, या अनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सभी कंपनियां या अनिगमित संगठनों के लाभांश वितरण से, सभी कंपनियां या अनिगमित अनकॉर्पोरेटेड संगठनों के लाभांश वितरण से पूर्व लगाए जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। फिर से ध्यान दे दो, सभी कंपनियां, जितनी कंपनियां हैं, या अनगिनत संगठनों के लाभांश वितरण से पूर्व लगाए जाने वाला कर निगम कर है। इसका आगे उसी में जोड़ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। द टैक्स लेविड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड्स of all companies or uncorporated organization is called corporate tax. इसका एक फैक्ट ये है, लिखें, गिवन द फैक्ट, तथ्य है कि द इंटरेस्ट एंड अदर inland allowances have been deducted here. In fact, given the fact, तथ्य कि interest and other inland allowances have been deducted here. ये कह रहा है कि ब्याज एवं अन्य अंतर्देशीय भत्ते निकाल लिए जाते हैं। देखो, अनकॉर्पोरेट या कंपनियां जो भी लाभांश, इसमें जो भी 22-23% इस समय टैक्स,
इन पे जो टैक्स लगाया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स है, मैक्सिमम 30% हुआ करता था, इधर भी घटा लिया गया है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स देखो कितना है, देखो गूगल में 22% कितना है, पहले 30% हुआ करता था, उससे कम है, शायद 22 से भी कम कर दिया है। मोदी जी को कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम किए। तो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कम है, ठीक, ये टैक्स इन पे लगा, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट और इनलैंड अलाउंसेस को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, उसको हटा के। हाँ हाँ, कितना? 30% नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स लिखो ना। तो ये जो है ना, इसमें जो ये इनलैंड अलाउंसेस और इंटरेस्ट को हटा करके, मान लो कोई कंपनी लोन लिया हो, हाँ 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 हाँ, यही होगा, यही कह रहा था मैं कि बोला ना 400 करोड़ में, 4 करोड़ मेरे दिमाग में आ गया होगा, 400 करोड़ के ऊपर अगर है तो आपको नहीं घटाया गया है। इधर देखो, अगर मान लिया जैसे आपने एक कॉर्पोरेट खोला, एक कंपनी खोला, और इस कंपनी से आपने माना लोन लिया हुआ है, तो इस पे जो इंटरेस्ट आप चुकाते हैं, उस इंटरेस्ट को हटा करके तब उस पर टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट मिला के टैक्स नहीं आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक। और इनलैंड अलाउंसेस, मान लो इनलैंड जो अंतर्देशीय अलाउंसेस आपको मिलते हैं, सपोज आपने बाई दफे जैसे उनको जो सुविधाएं इंटर इनलैंड अलाउंसेस हैं, वह भी उनके लाभ में नहीं जोड़ देंगे, उनको भी घटा देंगे। जो बैंक से लोन लिए हैं उनके इंटरेस्ट को हटा दीजिए, जो इनलैंड अलाउंसेस हैं उसको निकाल दीजिए, तो जो बचेगा उस पर वो देते हैं टैक्स। अब मान लो कोई कंपनी 500 करोड़ रुपया उसके पास साल भर में इकट्ठा हुआ, ठीक है ना, लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट 150 करोड़ जाता है, उसका इनलैंड अलाउंसेस 50 करोड़ जाता है, तो इसकी क्या हो जाएगा, ये 300 करोड़। अब इस पर आप टैक्स लेंगे, इस पर नहीं लेंगे। समझ में आया ना? हाँ, अब जैसे वो बता रही है डेटा ठीक है, 400 करोड़ के ऊपर 30% है, और 400 करोड़ के नीचे को घटाया गया था कॉर्पोरेट टैक्स, 22% प्लस जो ये बता रही है, तो 22% था। इसीलिए मोदी जी को उसमें आरोप लगते थे कि ये व्यवसायियों का साथ देते हैं। ये तो अखबारों में आता रहता है, तुम लोग बिजनेस वाला पेज क्यों नहीं पढ़ते हो? उसको पढ़ो। लिखो आगे, कॉर्पोरेट हो गया। अगला लिखिएगा कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में लिखिएगा सीमा शुल्क। क्या लिखा? सीमा शुल्क, द टैक्स विच इज levied goods on goods as result of violation of limits called custom duties. The tax which is levied on goods as result of violation of limits is called custom duties. सीमाओं को उल्लंघन के फलस्वरूप जो कर वस्तुओं पर लगाया जाता है,
उसे सीमा शुल्क कहते हैं। सीमाओं के उल्लंघन के फलस्वरूप जो कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं, या सीमा पे जो कर लगाया जाता है उसे आप कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक माल चला यहां से, यहां पर इसको कस्टम ड्यूटी देना है। सपोज इस माल का वेट है 100 kg, लेकिन ये माल है 125 kg। 100 kg पर ये परमिटेड है, जिसमें टैक्स इनवैलिड है, इनवॉल्व है। 125 पर ये उसके वायलेशन भी किया, और यहां सीमा का वायलेशन का मतलब अगर सामान यहां है तो टैक्स नहीं है, यहां है तो टैक्स है। हमने क्या किया, 10% ड्यूटी लगाया। सपोज ये सामान 100 रुपए का था तो 10 रुपए आप दीजिए, लेकिन अगर सामान 150 रुपए का है तो हो सकता है कि कस्टम ड्यूटी पेनाल्टी सहित 25% एक्स्ट्रा हो। जैसे हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो बैग में कहता है कि आप 15 kg ले जा सकते हैं, और 7.5 kg हैंड बैग में ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें 20 kg हो जाता है और इसमें 5 kg है ना, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, या 3 kg है तो एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं। इसका कुछ सामान निकाल के इसमें डाल लीजिए, जो तरीका है अपना बना लीजिए। लेकिन आप यहाँ पे ऑलरेडी 7.5 kg 8 kg हैं और यहाँ पर 18 kg हैं, तो 4,000 रुपया पर केजी के हिसाब से आपसे कहिए 10-12 हजार रुपया ले ले, या 1-1.5 हजार केजी है, मतलब 4-5 हजार रुपया ले ले। तो 15 kg में जहां मुफ्त है, वहीं 16 kg में 1,500 रुपया लग गया। तो वैसे ही 100 kg पर आपका 1,000 रुपए का कोई सामान है तो उसमें 10% है। कहिए 1,200 का सामान है तो उसमें आधा आपको जब्त कर ले। इसलिए देखेंगे कस्टम वालों को फायदा रहता है, काफी उगाही होती है उससे, है ना। नहीं समझे क्या? हम्म, आगे लिखिएगा, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स लिखो। हाँ, गिफ्ट टैक्स लिख बेटा, गिफ्ट। उपहार कर बोलते हैं इसको। लिखिएगा गिफ्ट टैक्स में, द टैक्स लेविड ऑन अ प्रॉपर्टी which has been given to others is called gift tax. The tax levied on a property which which have been given to others is called gift tax, which is not applicable at present. किसी ऐसी संपत्ति पर कर लगाया गया कर, किसी ऐसी संपत्ति पर लगाया गया कर जो दूसरों को दिया जा चुका है।
उपहार कर कहलाता है। वर्तमान में यह लागू नहीं है, पहले था। हाँ यार, ये बंद कर देते हैं, पूरा ये नाला हो गया ससुरा, बंद कर देते हैं राजू, बहुत पानी आता है। फायदा ही नहीं इसका। क्या लिखा आपने? ये पर्दा भी ग्रीन था, व्हाइट होता चला जा रहा है, देख रहे हो? हैं? क्या कह रहे हैं? हैं? खराब हो गई? हाँ यार, अब इस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, कलर उलर करा देंगे, ठीक हो जाएगी, बहने दो इसको। बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले नहीं था इतना। क्या लिखा आपने? गिफ्ट लिख दिया ना, आगे अब लिखो आयकर, इनकम टैक्स। इसको लिखा होगा, तुम हिंदी में लिख ली कि नहीं बच्चे? हाँ, लिखो आयकर। आयकर में लिखेगा लिखें टैक्स लेविड ऑन इनकम और इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल in financial year. In financial year. ठीक है, देखो जैसे आप फाइनेंशियल ईयर में क्या किए ना, मान लिया आपके 10 लाख रुपए हैं, इस पैसे में आपने माना 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अब 5 लाख पे तो आपके टैक्स लगेंगे, ठीक। लेकिन ये इन्वेस्ट कहाँ किया, जैसे एक लिमिट होती है, टैक्स की लिमिट है, जैसे माना आपने लोन लिया हुआ है तो 2 लाख रुपए तक यहाँ, जैसे सब आप बीमा कराते हैं तो शायद उसका भी 1-1.5 लाख रुपया है, मतलब इंटरेस्ट हटा करके 1.5 लाख तक आप पर टैक्स नहीं है। तो चाहे इसका बीमा कराएं, चाहे आप पीपीएफ में जमा कर दें, कुछ भी करके आप इसको इन्वेस्ट किए हैं तो इस पे नहीं, अगर इससे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उस पे भी टैक्स है। जैसे बच्चों की फीस पे थोड़ी छूट है, ट्यूशन फीस पे बच्चों की, ठीक। लेकिन अगर आपने जैसे 5 लाख रुपए आपने बीमा कराया है तो 80C के तहत सिर्फ 1.5 लाख का छूट है, बाकी 3.5 लाख पर आपको टैक्स भी लगे, ये इन्वेस्टमेंट ही है आपका, या आपके पास वो पैसा नगद हो या बैंक में हो, इनकम टैक्स। हाँ लिखिए, एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के आय या निवेश पर लगने वाला कर, एक वित्तीय वर्ष में। आगे लिखें बिक्री टैक्स, सेल टैक्स बोलते हैं इसको। सेल टैक्स levied on the total sale of a seller. Sell tax levied on the total sales of a seller
किसी विक्रेता के कुल बिक्री पर लगाए जाने वाला कर, कुल बिक्री पे, ठीक है ना। अब आजकल तो बच्चा बदल गया हिसाब किताब, अब क्या हो गया, जीएसटी। जीएसटी भी क्या हुआ बच्चा, उसमें जीएसटी में जो सामान आप बेचोगे उसी पर आपको टैक्स हो जाएगा। ठीक है। अब आपने 1 लाख का अगर सामान बेचा, अब इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी कमोडिटी किस टैक्स की है। अब अगर 5% वाली है कि 12 है कि 18 है कि 28 है, अब उसी हिसाब से आप पे सामान पे टैक्स लगे। तो आप कहेंगे कि हमने 1 लाख का सामान बेचा और इतना हमारा टैक्स हो गया। आगे लिखिए, इनडायरेक्ट टैक्स। द मनी ट्रांसफर्ड by individuals, the money transferred by individuals, comma, institutions or group to the government, to the government, ठीक है। The money transferred by individuals, institutions or groups to the government, ठीक है। आपने इनडायरेक्ट टैक्स में व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा समूहों द्वारा सरकार को अंतरित ऐसा धन which is paid as a rebate on the value of goods, which is paid as a rebate on the value of goods is called indirect tax. व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा समूह द्वारा सरकार को अंतरित किया या हस्तांतरित किया ऐसा धन जो वस्तुओं के मूल्य पर अधिभार के रूप में दिया जाता है। अगर अधिभार इसको ना समझ पा रहे, रिबेट को सेस भी लिख सकते, पेड एज ए सेस, अधिभार के रूप में दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। आप जानते हैं ये अंतिम रूप से ये पैसा कहां से आता है? आपने मोबाइल खरीदा, ठीक, इस पर एक टैक्स भी लिया, वो टैक्स कौन जमा करेगा? हाँ, जिससे फोन लिया हमने, दुकानदार, वो जमा करेगा, राइट। लेकिन पैसा लिया किससे? हाँ, तो एक प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं, अगर दूसरी भाषा में आप देखेंगे तो अंतिम रूप से अप्रत्यक्ष कर का भार जो होता है उपभोक्ता पर ही पड़ता है, वो सिर्फ बीच में है, ठीक है ना। अंतिम रूप से अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ता पे पड़ता है, ये चाहे लिख ले। लास्टली द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द कस्टमर, फॉल्स ऑन द कस्टमर, कस्टमर पर ही पड़ता है। ठीक है, आगे लिखिए, कर योग्य आय, कर योग्य टैक्सेबल इनकम एक बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम, एक इनकम टैक्स हो गया, एक टैक्सेबल इनकम। आयकर अधिनियम में उपलब्ध छूट के बाद, ये वर्ड है, आयकर अधिनियम 1961 है, लिखो,
आयकर अधिनियम 1961 में उपलब्ध छूट के बाद जो आय शेष बचती है, इंग्लिश में लिखो, द इनकम टैक्स विच इज लेफ्ट आफ्टर एग्जम्पशन allowable under the Income Tax Act 1961. The income which is left after exemption allowable under Income Tax Act 1961 is called taxable income. आयकर अधिनियम में उपलब्ध छूट के बाद जो आय शेष बचती है उसे कर योग्य आय कहते हैं। आपको जो सारी छूट दे दी वही इनकम टैक्स है, इनकम पे लगता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम वो बोली जाती है जो सारा छूट दे दिया उसने, उसके बाद जो बचा अब वो उस पर टैक्स देना हो। तो कई लोग क्या करते हैं कि टैक्सेबल इनकम पे टैक्स नहीं देते हैं तो टैक्स चोरी में पकड़े जाते हैं। वो उनको बोलते हैं टैक्स चोरी कर रहे हैं ये। ठीक है, ये जब से आई है मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है ना अभी एडजस्ट करने में ना। नहीं, थोड़ा एक बार गांव मतलब अपना घर, फिर यहाँ, फिर ऐसे। हाँ, सही है। दादी आई हैं? अच्छा अच्छा, वो जून में ही आ गई थी क्या? तुम्हारा बीए का रिजल्ट आ गया? हाँ? बड़ा लेट आया। यूनिवर्सिटी कौन सी है? पूर्वांचल? कॉलेज कौन सा है? नहीं नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी हो गई। जिस कॉलेज में एडमिशन लिया घर के पास है? टीडी कॉलेज कितना दूर है घर तुम्हारा? टीडी कॉलेज से? और तुम्हारा वो वाला कॉलेज से? अरे बाप रे, 60 किलोमीटर? अच्छा, 7। ज्यादा दूर नहीं है। टीडी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, वो मुझे लगता है उस इलाके का सबसे बड़ा कॉलेज है। तिलकधारी, टीडी कॉलेज का मतलब तिलकधारी कॉलेज। अच्छा, कॉलेज वॉलेज के दिन भी थोड़े अलग ही रहते हैं। आजकल तो आप लोग बच्चा वो मजा नहीं पाते हो जो कॉलेज के दिनों हम लोग लेते थे। आप लोग कॉलेज का वो आनंद नहीं लिए जो कॉलेज का मजा हम लोगों ने लिया। धूप सेक रहे हैं, नेतागिरी भी थोड़ा हो रही है। आप लोग तो बहुत अलग, आप लोगों का टाइम का वातावरण है। हमने देखा कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आजकल थोड़ा सा गौर किया होगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इन्हीं व्यक्तित्व में जो कई प्रकार के, चाहे वो बोलने में फ्लुएंस ना हो, यानी कि जो आज का विद्यार्थी है उसको ठीक करने के लिए पर्सनालिटी वाइज बहुत सारी संस्थाओं ने जिम्मेदारी लिया हुआ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम आया है, इसकी आवश्यकता आज की तारीख में या इन दिनों में क्यों ज्यादा पड़ गई? पहले के दिनों में जो डिग्री कॉलेज वगैरह होते थे वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम पहले ही कर देते थे।
कॉलेज से अछूते होने के कारण ये सब दिक्कतें बढ़ गई। आपका इंटरेक्शन घट गया। आप किससे बात करेंगे? झगड़ा तो कभी आप करते ही नहीं होंगे, मनमुटाव तो आपका होता ही नहीं होगा। चुनाव ना होता है उसमें कभी आप भागीदारी करते ही नहीं, मतलब उस तरीके की पार्टिसिपेशन जिसमें कोई दोस्त मित्र लड़ रहा हो। हाँ, क्या करें? हाँ हाँ, वो तो हम वोटर हैं तो देंगे। और पर्सनालिटी का जो प्रत्यक्ष जो है प्रभाव था संस्थाओं का, उसमें कमियां आई हैं। पहले कॉलेज जाने का एक ललक होता था, रियली बता रहे हैं। हाँ, नहीं होता ना? हाँ, नहीं होता। कॉलेज वगैरह जो ना क्रेजी सा नहीं रह गए। सिर्फ बीए बीएससी या बीकॉम जो एक जेनरिक टाइप की जो डिग्रियां हैं, उसको लेकर के एक खाना पूर्ति जैसा, मतलब कॉलेज के प्रति जो धारणा है वो, हाँ चलो ठीक है। पहले बड़ा मतलब इंटरेस्ट होता था। वैसे शिक्षक थे, कॉलेज के वैसे वातावरण होते थे, बढ़िया, बड़े बड़े प्रांगण हैं। आपका पीरियड खाली है या टीचर नहीं आए हैं, आप धूप में घास में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, है ना? कभी छात्र संघ के कार्यालय में चले गए, वहां थोड़ा गपशप कर लिया। फिर वो मैथ की क्लास करके निकले, कोई दोस्त उधर से मिल गया आपको, कोई ऐसे जानने वाला। तो ये टीचर्स भी बड़े सेंटिमेंट्स वाले होते थे, बड़े मेहनती होते थे। अब कॉलेजों में भी थोड़ा इस तरीके के वातावरण का अभाव हो गया। यही कारण है कि व्यक्तित्व विकास में जो भूमिका संस्थाओं का था वो कमजोर हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विद्यार्थी कहीं से व्यक्तित्व में उसके बड़ी कमी आ गई, क्योंकि उसने और रास्ते अपना लिए व्यक्तित्व के लिए। इसीलिए आपने देखे होंगे मोटिवेशनल लोगों की भी बड़ी जरूरत पड़ गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने वालों की बड़ी जरूरत पड़ गई। आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको लैंग्वेज सिखाना, आपको बिहेवियर करना, एक प्रकार से आपको हर तरीके से तैयार करने का मतलब एक ठेका जैसे कई लोगों ने ले लिया, क्योंकि वो चीजें जो प्रांगण की थी, कैंपस की थी, उसमें कमी आई। या कैंपस में भी कमी आई और विद्यार्थियों में भी कमी आई, क्योंकि विद्यार्थी अब बीए बीएससी या बीकॉम करते समय उस तरीके की चेष्टा या उस तरीके का उद्वेग नहीं दिखाता कैंपस में जाने का। और कैंपस भी बहुत बेटा लिमिटेड हो गए। छोटे छोटे बिल्डिंगों में डिग्री कॉलेज चलने लगे, घुसते ही क्लास आ जाती है। नहीं तो पहले क्रिकेट के मैदान जैसे तो लॉन बने होते थे, एक फैकल्टी से दूसरी फैकल्टी। हम लोग को मान लो फिजिक्स पढ़ चुके, अब मैथ पढ़ने जाना है तो पहले 2-3 मिनट पैदल चलो, तब फिजिक्स वाली फैकल्टी आएगी, डिपार्टमेंट आएगा। आपको अपने फैकल्टी से मार्कशीट लेने जाना है अपने डिपार्टमेंट से, तो पता चला साइकिल से जाओ, इतना दूर पे है वो। यहाँ तो भूख कसे यहाँ से निकले, भूख कसे वहां घुस गए। और आप अपने डिपार्टमेंट से अगर जा रहे हैं मार्कशीट लेने के लिए, तो कोई रास्ते में 4 लोग मिलेंगे भी, कहाँ? अरे यार जरा मैं जा रहा हूँ, मार्कशीट लेना है। हाँ मैं गया था, कल ही ला लिया मैं, चलो। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने डिपार्टमेंट में हैं तो उसी दिन काम कर लें। कभी कभी दिमाग में ऐसा भी होता था, अरे छोड़ो कल जाएंगे, उसी कैंपस के भीतर ही कल जाएंगे, क्योंकि इतना नजदीक भी नहीं है, इतनी बड़ी संस्थाएं इतनी बड़ी बड़ी फैली होती थी। अब 3-4 मंजिला का 1-2 बीघा में बना लेंगे, वहीं लुप्प से इधर निकल जाओ, लुप्प से उधर निकल जाओ, तो क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा? बड़ा योगदान था कैंपस का। लिखो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल लिख बेटा, ट्रेजरी बिल। The government issues treasury bills to obtain short-term loans. The government issues treasury bills to obtain short-term loans. सरकार अल्प अवधि ऋण प्राप्त करने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है।
This loan is basically issued to meet the budget deficit. The loan is basically issued to meet the budget deficit. मतलब समझते जाना, आगे ट्रेजरी बिल ये वो आए तो आप उसका आशा निकाल लेना, फिर पता चला फिर आप दूसरे ढंग से सोचने लगे हैं। यह ऋण मूलतः बजट घाटा को पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रेजरी बिल किसके लिए किया जाता है? बजट घाटा के लिए, ठीक है ना? इट्स ड्यूरेशन इज 90 days। इसकी अवधि 90 दिन होती है। नब्बे दिन में पूरा करना है। अरे क्रेडिट कार्ड की तरह 60 दिन। हाँ, इस अवधि को 90 दिन। हाँ, उसके बाद आप कहीं से जुगाड़ करिए। उसका पैसा नहीं देंगे तो फिर अगली बार खाली नहीं हो जाएगा वो। नहीं समझे? जैसे आपने हमको 10 रुपए दे दिया तो 90 दिन के अंदर आपका 10 रुपए आ जाए, ठीक है? नहीं, इसका खाली हो जाएगा ना। हाँ? कुछ सही चल रहा है ना सब? नहीं, कम सही चल रहा है। हाँ, सब बढ़िया है। हाँ, मम्मी उम्मी तो नहीं आई है? हाँ, कभी कभी घर का कोई आ जाता है तो आदमी थोड़ा सा ऐसे उसका चित्त थोड़ा सा बहका रहता है। ऐसा नहीं है? घर कब से नहीं गए? डेडिकेटेड तो तुम हो, लेकिन तुम और इसका फायदा उठाओ। 2-2 महीने घर नहीं जाना ही भी बड़ी बात है ये, यही लोकल रह के। वो भी ऐसे करती है, कम जाती है। राशन पानी वहीं से लाते हो, घर से? ताई जी कौन? अच्छा, तुम्हारी ताई जी रहती हैं सगी? हाँ हाँ, जो वैसे हो गया। अच्छा, तुम्हारा भाई बड़ा है छोटा? तुम सबसे बड़ी हो गया? फिर बहन है, सगी है ना ये? फिर छोटी है उससे? छोटा किस क्लास में है? 12th हो गया? अच्छा, उसी के लिए बनवाने गए थे? जा रहा है? नहीं, उसका वहां कब से शुरू होना है? अच्छा। है? अच्छा, एक साल रहेगा ना? तो किसी भी महीने शुरू हो जाता है क्या? आपको पता है कि नहीं, अपने यहाँ भी अब एजुकेशन में भी 2 सेशन हो गए। जैसे आप जुलाई में एडमिशन नहीं लिए, अब जनवरी में भी ले सकते हैं, हर जगह। ये होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं हर महीना होना चाहिए। हाँ, बोले कहो जुलाई वाला सेशन लेना है यार, अगस्त में ले लेंगे। सितंबर अक्टूबर में ले लेंगे। हाँ, हाँ चला। किस्तों में एग्जाम लेने में क्या जा रहा है? जैसे आप जुलाई के सेशन के हैं, हम आपका सेमेस्टर हमने ले लिया नवंबर में, कोई अगस्त वाला है उसका ले लिया नवंबर लास्ट में। ऐसा कर करके करते रहो, थोड़ा थोड़ा, क्या दिक्कत है? कोचिंग की तरह चलाओ, जब भी आए एडमिशन ले लो। नहीं? तो ट्रेजरी बिल आप उसको कनेक्ट कर लेना बच्चा बजट डिफिशिट से। जैसे लोग कहते हैं ना बजट घाटा हो गया क्या करे, तो आप बोलो कि ट्रेजरी बिल से पैसा वहां चला जाता है और उसको हम 90 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना? 90 दिन इक्वल टू कितने सप्ताह होंगे?
13 सप्ताह। 13 सप्ताह में हमको पैसा लाना पड़ता है। आगे लिखिए उपादान, सब्सिडी, सुने हैं कि नहीं? सब्सिडी वर्ड लिख लीजिए, इसको हिंदी में उपादान भी बोलते हैं, सब्सिडी। सब्सिडी, उपदान, ठीक। सब्सिडी देखे होंगे सरकार जो होती है, लिख लीजिए। अच्छा चलिए, when the government itself bear some part of the, when the government itself bear some part of the cost of a commodity, cost of a commodity to make, यार क्लास में इस समय अपने क्लास में कम से कम 10-12 लड़के ऐसे हैं जो आ सकते हैं, 10-12 अभी तक आए नहीं हो, तो ऐसे डिलेमा ही चल रहा। असल में सेशन इस बार थोड़ा लेट हुए हैं, कुछ एग्जाम जून में भी थे क्या? हाँ हाँ, सेशन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है कुछ। जैसे अभी बागेश्वर से था वो लड़का, वो शायद 18 को बोला आएंगे, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा था। ऐसे कुछ लड़के हैं ना जो जो मतलब बिल्कुल कगार पे हैं, मतलब, लेकिन अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं। कल 2 बच्चे आए थे, बिल्कुल वो मतलब एडमिशन लिए नहीं है, लेकिन ले लेंगे वो। तो थोड़ा हम, असल में क्या होता है ना, जैसे जैसे एक बच्ची, उसके 18 को पेपर है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कल से क्लास में आओ। जैसे कोई स्टूडेंट बोल दिया, जैसे कि असल में क्या होता है ना, नए नए जब क्लास करने आते हैं ना, तो जैसे बोलेंगे सर हम सोच रहे हैं सर 25 जुलाई क्योंकि हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे बोल देंगे। तो हम ये नहीं कह पाते हैं अरे कोई बात नहीं आप क्लास ज्वाइन कर लो, कल से अपना ऐसा वैसा है, ये इसलिए नहीं कहते कि फिर वो थोड़ा सा इम्प्रेशन गड़बड़ हो जाता है। तो हम फोर्स नहीं करते हैं, जैसे समझाए बुझाए तो वो फोर्सेबल नहीं हो पाता है। तो फिर हमने हाँ ठीक है जैसा आपको लगे, बस ये बात। अब एक आया था कल, लड़की है राठौर, बिहारीगढ़ की। बिहारीगढ़ में राठौर बहुत पाए जाते हैं क्या? हाँ, तो वही कह रही थी 18 तारीख को सर पेपर है। एक लड़की आई थी ग्राफिक गिरा से, बीएससी करके बायोटेक में। तो हमने कहा तुम एमएससी करोगे? बोली सर ऐसे कॉलेज से करना चाह रहे ना जाना पड़े, लेकिन थोड़ा मैं सोच रहा था पीजी कर लेता। मैंने थोड़ा ठीक ही सोच रही है। और वो थी रुड़की की थी, यहीं रह के पढ़ती है। तो कहीं अब घर जाएंगे सर, थोड़ा बात करके फिर फाइनल करके तब आएंगे, क्योंकि बोले सर अब तो बीएससी में थे तो वहां थे, अब कोचिंग के इर्द गिर्द, क्योंकि हम क्लेमेंट टाउन में रहते हैं। तो ऐसे सबकी, एक मुकर्रिर करके है सहारनपुर का, 2 भाई हैं, उसको कमरा ही नहीं मिल रहा है। एक तो मुस्लिमों को कमरे नहीं देते लोग जल्दी, वो माजरा वजरा कहीं मुस्लिम इलाके में खोजेगा। अब वो चक्कर में है कि सर कमरा आसपास मिल जाए तो थोड़ा पैदल वॉकिंग हो जाए, वहां कहाँ इतना दूर। अब हम भी यहाँ किसी इस इलाके में तो मिलेगा ही नहीं उसको। हाँ हाँ, पूछते हैं ना, क्यों ऐसा है बेटा ना? नहीं पूछा नहीं, आप पूछते हैं ना? नहीं नहीं, वो तो नहीं देंगे, कोई भी हिंदू नहीं देगा। रहेगा तो मुस्लिम इलाके में, नहीं देता हिंदू। सदब गई वहां रुड़की में, बहुत परेशान रही, उसको रूम ही नहीं मिल रहा था। फिर मुझे फोन किया कि सर कहीं से कुछ देखिए कैसे होगा। तो एक सुमेर जी थे, वो पहले वहाँ सब रजिस्ट्रार थे, तो वो इरिगेशन का गेस्ट हाउस था। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा यार ऐसा ऐसा है, सुमेर जी जानते थे उसको। हमने कहा देखो अगर इरिगेशन के गेस्ट हाउस में हो जाए तो सरकारी है क्या पता वहाँ। तो फिर वहां भी बात नहीं बनी, क्योंकि वो बोले सर इरिगेशन वालों का है, वो कभी कभी नहीं अलाउ करते, सचिवालय लेवल पे फिर काम कराना पड़ता उसमें। खैर, तो कर धर के चाहे जैसे फिर
हम यहाँ से क्या कर लेते, हमने कहा तुम लोकल हो वहीं देखो कुछ, तो उसने अपना एक जुगाड़ फिर कहीं से मिल गया होगा कोई ऐसा इलाके में जाके, मतलब मुस्लिम को घर मुस्लिम इलाके में ही मिलेगा। कोई भी हिंदू मुस्लिम को नहीं देता है रेंट पे, पूजा पाठ वाला कहीं पंडित होगा तो बिल्कुल नहीं देगा ना। नहीं नहीं देगा, नहीं नहीं देगा, नहीं देते। और वो शायद रहना पसंद भी नहीं करते, और पसंद भी कर लेंगे तो शायद उनको देंगे नहीं। और जो तुम कह रही हो ये भी है। हाँ, है ना? क्यों है? तुम गई तो पूछने, पूछा था उन्होंने, जो रहा रह रही हो पूछा था उन्होंने? हाँ। हम्म। हम्म। जब किसी, लिखो हिंदी में, जब किसी वस्तु को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, जब किसी वस्तु को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, when the government itself bears some part of the cost of commodity to make it available at a cheaper price, it is called subsidy. Cheaper price, it is called subsidy. जब सरकार किसी वस्तु को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए उस पर आने वाले लागत का कुछ भाग स्वयं वहन करती है तो इसे सब्सिडी कहेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चा? सब्सिडी का। जैसे आपने देखा होगा गैस पे सब्सिडी जब हटा ली जाती तो गैस का रेट बढ़ जाता है, जो उस पे लगने वाली कॉस्ट है गवर्नमेंट क्या करती, महंगा ना हो इसके लिए सब्सिडी दे देती है। अब गैस पे सब्सिडी नहीं है इसीलिए तो गैस महंगा हुआ। अब पहले आपको ध्यान होगा कि आपकी सब्सिडी 100 रुपया या कुछ अकाउंट में आता था, अब वो भी बंद हो गया। आगे लिखें, क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस, क्रॉस सब्सिडी को बोलते हैं प्रति उपदान। लिखिएगा, प्रति उपदान। ठीक है ना? इसमें लिखो कि व्हेन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, व्हेन द इंक्रीज in the price of one commodity is kept low by increasing the price of another commodity is called cross subsidy. जब किसी वस्तु की कीमत वृद्धि को, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि को किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ाकर कम रखा जाता है तो इसे क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं, रेल में आप देखिए, जैसे आप एसी में जाएंगे फर्स्ट में, तो मान लो कहीं जा रहे हैं उसका 3,000 किराया है, ठीक। वहीं पे कहेंगे कि 3 टियर में यही किराया 400 रुपया है। होता यह है कि गवर्नमेंट बड़ी चालाक होती है। गवर्नमेंट क्या करेगी?
गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपने मान लो 3 टायर में आप यात्रा कर रहे हैं, तो जनरली 3 टियर में वही जाते हैं जो लो इनकम वाले होते हैं या जनरल में, तो उनका टिकट कर देगी 400 या 500 और एसी का टिकट कर देगी 3000। तो जो 3 टियर वाला है वो देखेगा कि यार एसी का 3000 है बट 3 टियर में जाएंगे तो 500 रुपया है, तो उसको ये ऑटोमेटिक कम लगने लगता है। आप समझ गए बात को? तो क्रॉस सब्सिडी में क्या करेगा, कीमत को बढ़ा करके दूसरे की कीमत को कम दिखा देता है। ठीक है ना? तो इससे क्या फायदा हुआ, देखो, इससे पैसा हमने वसूल लिया। मान लिया ये 50 लोग थे, इनसे हमने मल्टीप्लाई करके 1.5 लाख रुपया इनसे वसूल लिया, थोड़ी सुविधा देके इनको इनसे वसूल लिया। और इनका किराया माना 600 होता था, हमने 500 कर दिया। 100 रुपए का घाटा है, बट यहाँ 500 का हर व्यक्ति में मुनाफा है। तो यहाँ एक व्यक्ति का से मुनाफा 5 लोगों के यहाँ कवर कर रहा है। तो बात वही आ जाती है, दैट इज अ क्रॉस सब्सिडी। एक का रेट बढ़ा दो, एक का वहीं रहने दो। इससे गवर्नमेंट क्रॉस सब्सिडी दे दिया। आगे लिखो उपार्जित आय, अर्न इनकम। अर्न इनकम, इनकम रिलेटिंग टू करंट फाइनेंशियल ईयर। इनकम व्हेन लगा दो आगे, व्हेन इनकम रिलेटिंग टू करंट फाइनेंशियल ईयर, जब, या उपार्जित आय लिख रहे हो ना, जिस आय का, व्हेन हटा भी सकते, जिस आय का पूरा लिखा दे तभी हो पाएगा, ये लग रहा। लिखो करंट ईयर बट द एक्चुअल रिसिप्ट इज नॉट देयर। आय का संबंध, जिस आय का संबंध उस वित्तीय वर्ष से है, लेकिन वास्तविक प्राप्ति न हुई हो। आप समझे गए? उस वित्तीय वर्ष से हो लेकिन वास्तविक प्राप्ति न हुई हो, या मात्रा अनुसार प्राप्ति न हुई हो, जैसे दीर्घ अवधि की जमा सावधि में, दीर्घ अवधि में जमा पर संबंधित वर्ष में अर्जित की गई आय। अभी समझा रहा, रुक जा, घूर मत। हाँ, घूर रही है मुझे, बाप की उम्र का हूं इसके, घूर रही है। ये नहीं कि एक लोटा पानी ला के दे, यहाँ पढ़ा लिखा रहे हैं। हाँ, लिखो but the actual receipt is not there. For example, income earned in the relevant year on long-term deposits. Earned in the relevant year on the long-term deposit. जैसे दीर्घ अवधि की जमा पर संबंधित वर्ष में अर्जित की गई आय। विदुषी समझ गई बेटा तुम? हाँ, समझी? हाँ, बताओ, तू बता पहले, विदुषी बताएगी। हाँ? रुचि बताएगी। समझी? इधर देख, जैसे आपने किसान विकास पत्र खरीदा,
1 लाख का, ठीक है। कब खरीदा? 2024-25 में, है ना। क्या कह रहा है? उपार्जित आय। आपने किसान विकास पत्र खरीदा, तो 24-25 में किसान विकास पत्र पैसा खरीदेंगे तो आप पर इसका इन्वेस्ट माना जाएगा। जो इन्वेस्ट लिमिट में है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या हुआ? टैक्स फ्री हो गया। 6 ईयर बाद, आफ्टर 6 ईयर, 2030 एंड 31 में यह 1,60,000 हो गया। कमाई किस साल के पैसे पे है? मिल कब रही है? रिशिफ्ट कब हो रहा है? कमाई इस साल की है और रिशिफ्ट कब हो रही है? 2030। इसी को बोलते हैं उपार्जित आय। ये कमाई इस साल की नहीं है, ये इस साल की है, रिशिफ्ट इस साल की है, यही तो लिखा है उसमें। करंट ईयर के रिशिफ्ट नहीं होता, वो आगे का रिशिफ्ट होता है। पढ़ो ना, यही तो लिखाया हूं, लिखा है ना। क्या लिखा है? इनकम रिलेटिंग टू करंट फाइनेंशियल ईयर बट द एक्चुअल रिसिप्ट इज नॉट देयर। हाँ, यह इस साल के इनकम की थी, बट रिसिप्ट हो रही है आगे की। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अर्न इनकम। आपने क्या किया था? गौर करो, 1 लाख रुपया क्या था आपका? अर्न किया था ना, किया था ना अर्न। आपने क्या किया बाद में? ये अर्न इनकम, अर्निंग पर इनकम किया कितना? 60,000। तो अर्न किस साल किए थे और रिसिप्ट कब हुई? 60,000। अरे 1 लाख तो वही है राजू। ओए! 1 लाख तो तुमको मिला ही है ना। 1 लाख छोड़ दे, वहां हो गया टैक्स फैक्स में निपटारा। ठीक। तो ये अर्न इनकम है ना। ये अर्न इनकम पे 1 लाख तो हटा दो ना। एक तो वही है पहले वाला। इनकम कौन सी हुई? 60,000। अगर ऐसे 6 लाख इनकम हुई तो इनकम बढ़ जाएगी ना। तो आपने क्या किया? इस पे टैक्स दे दिया। आपने अर्न यहां पे किया था, बट इनकम रिसिप्ट यहां हुई, तो उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ है। समझ गए हैं जो समझाना चाह रहा हूँ? नहीं समझे होंगे। हाँ, समझ गए ना। आगे लिखो। एड वेलोरम टैक्स, सुने नहीं होंगे जिंदगी में। एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स, वेलोरम टैक्स। इसको ए कर लीजिए, ये वाले को ए, वेलोरम टैक्स। इसको हिंदी में भी लिख, एड वेलोरम टैक्स, कर, एड वेलोरम कर है, अपने आप में अद्भुत कर है ये। लिखो, व्हेन गुड्स आर टैक्सेस, व्हेन गुड्स आर टैक्स्ड वेलोरम, so it is called ad valorem tax.
लिखो, समझा रहा हूं। जब वस्तुओं पर मूल्यानुसार कर लगाया जाता है, when goods are taxed ad valorem, अकॉर्डिंग टू मूल्य लगाया जाता है टैक्स। हाँ, नहीं क्लियर हुआ है क्या इसमें लिखने में? हाँ, अकॉर्डिंगली होगा। जब वस्तुओं पर मूल्यानुसार कर लगाया जाए, हाँ, तो उसी को एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। विशिष्ट कर लिखिए, स्पेसिफिक टैक्स, व्हेन द टैक्स ऑन गुड्स इज लेविड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्या लिखा आपने? व्हेन द टैक्स ऑन गुड्स इज लेविड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी and not on the basis of value, not not on the basis of value, then it is called a specific tax. Then it is called a specific tax. लिखो, जब वस्तुओं पर कर मूल्य के अनुसार न लगाकर मात्रा के आधार पर लगाया जाता है, हाँ, तो उसे, हाँ, बस स्पेसिफिक टैक्स बोलेंगे। या आप लिखना हो तो लिख लो, आर टैक्स ऑन क्वांटिटी। हाँ, अब टैक्स ऑन क्वांटिटी आ गया तो कह देना क्वांटिटी के हिसाब से, और वेलोरम आ गया तो बोल देना अकॉर्डिंग टू मूल्य। उसी का उलट हो गया, वो मूल्य के न लगाकर इसको लगाते हैं इस हिसाब से। काउंटर टैक्स लिखिए, काउंटर विलिंग ड्यूटी लिखिए, काउंटर विलिंग ड्यूटी। ड्यूटी imposed by importing country, duty imposed by the importing country on account of non imposition on account of non imposition on duty, sorry, of duty, imposition of duty on the goods of export by the exporting country is called काउंटर टैक्स या काउंटर बिलिंग टैक्स ड्यूटी। निर्यातक देश द्वारा, लिख ले बच्चा, काउंटर टैक्स तो लिख ले, प्रतिकर टैक्स बोलते हैं इसको, प्रतिकर। प्रतिकर कैसे होगा बच्चा? तुम हम पे लगाओ, हम तुम पे लगाते हैं। निर्यातक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं पर शुल्क न लगाने के कारण, हाँ, शुल्क न लगाने के कारण आयातक देश द्वारा लगाए जाने वाला शुल्क प्रतिकर कहलाता है। अब लिखो सेंट्रल सेल टैक्स।
क्या लिखा आपने? सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल टैक्स क्या लिखा आपने? सेंट्रल सेल टैक्स. In fact, the sales tax is levied on the. In fact, the sales tax is levied on the sale of interstate goods. Huh? Sale of the interstate goods. वस्तुतः यह बिक्री कर अंतर्राज्यीय वस्तुओं की बिक्री पर लगता है. ठीक है. Which is called central tax, which is called central sell tax due to being subject on the union government. To the लगा दो. Being subject to the union government. Due to being subject to the union government. जो संघ सरकार के अधीन होने के कारण केंद्रीय बिक्री कर कहलाता है. ठीक है ना. ये संघ सरकार के अधीन होता है इसलिए इसको सेंट्रल सेल टैक्स कहते हैं. आगे लिखो घाटे का वित्त प्रबंधन. डेफिसिट फाइनेंस मैनेजमेंट. डेफिसिट फाइनेंस मैनेजमेंट. मैनेजमेंट. लिखिएगा. When the government fails to raise sufficient amount of revenue, when the government fails to raise sufficient amount of revenue to meet its expenditure, to meet its expenditure, it meets this deficit by taking loans from the banking system. It meets the deficit by taking loans from the banking system. This policy of raising resources is called deficit finance management. Deficit finance management. जब सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए, जो खर्च है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व जुटाने में असफल रहती है, ठीक है ना. जब सरकार व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व जुटाने में असफल रहती है तो वह बैंकिंग व्यवस्था से ऋण लेकर इस घाटे को पूरा करती है. पहले भी बताए होंगे, घाटा होता है तो ऋण लेते हैं. साधन जुटाने की यह नीति क्या कहलाती है? घाटे की वित्त प्रबंधन कहलाएगी. जीएसटी लिखिए. जीएसटी. The tax which is levied
equally on goods and services. क्या लिखा? The tax which is levied equally on goods and services is called GST. वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान रूप से कर लगाने को जीएसटी कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब लिखो प्रतिभूति विनिमय कर, सिक्योरिटी एक्सचेंज टैक्स, सिक्योरिटीज करना, SECURITIES, सिक्योरिटीज एक्सचेंज टैक्स। प्रतिभूति विनिमय कर बोलते हैं हिंदी में। लिखो इस शब्द को थोड़ा समझ करके बढ़ना, इस समझ जाओगे। द प्रॉफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज, ये मार्जिनल प्रॉफिट में चला जाएगा। ये लिख दिया गया, आपने लिख दिया गया, थोड़ा लिखा है क्या? काट दो थोड़ा सा। लिखो द टैक्स लेविड ऑन द परचेज, the tax levied on the purchase and sale of securities, the tax levied on the purchase and sale of securities is called securities exchange tax. प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर लगाए जाने वाले कर को प्रतिभूति विनिमय कर कहते हैं। ठीक है ना? खरीद फरोख्त करने को कहते हैं। लिखो इट वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया, प्रतिभूति बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड। नहीं वैसे ना समझो, जैसे एफडी समझो अगर मोटा मोटा, तो तुम्हारा बॉन्ड है वो, जैसे सिक्योरिटी है, जैसे एफडी करा लिए बैंक में तो सिक्योर हो, मतलब उस तरह का है। आप मतलब वो है नहीं सिक्योरिटी में, बट हम समझाने के लिए बोले हैं। उसी तरीके से प्रतिभूतियां को सेल परचेज किया जाता है। इसको कॉल्ड क्या करें, उस पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलेंगे? हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज टैक्स। हमने आपको ये मोबाइल दिया, हमने आपसे 10 रुपया लिया, आपने हमको कॉपी दिया, हमको भी 10 रुपये दिया। हमने क्या किया? टैक्स को जो लगा है एक्सचेंज किया। 8 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? यही है एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सेल परचेज। और आपने क्या किया इसमें? आगे क्या लिखा? इट वॉज इम्पोज्ड, लिखिएगा इट वॉज इम्पोज्ड in India in 2004-5 through the stock exchange, 4-5 stock exchange। यह लिखना है आपको कि भारत में इसे 2004-5 में शेयर बाजार के माध्यम से अधिरोपित किया गया। हाँ, तो अब आपसे कोई पूछे कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज टैक्स कब इम्पोज हुआ, तो आप बताएंगे फाइनेंशियल ईयर 2004-5 में, वो भी शेयर मार्केट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मार्जिनल प्रॉफिट टैक्स, इसको बोलते हैं सीमांत लाभ कर। अभी वो जो गलती से लिख दिए थे, अब लिखिए इसको सीमांत लाभ कर, इसको बोलते हैं मार्जिनल, हाँ, प्रॉफिट टैक्स। इसमें है कि द प्रॉफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज, द प्रॉफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज in addition to the normal salary, in addition
to the normal salary, allowances is called marginal profit. Is called marginal profit. इसमें लिखिएगा नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को सामान्य वेतन भत्ते के अतिरिक्त, ठीक, सामान्य वेतन भत्ते के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाभ को सीमांत लाभ कहते हैं। असल में ऐसा होता है, मार्जिनल प्रॉफिट बच्चा ये होता है जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोचिंग में, और हमें एक प्रॉफिट हुआ तो हम अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस बढ़ा देंगे, उनको कहेंगे कि अब आपको हम 5% पेट्रोल पानी के लिए और हम खर्च देते हैं आपको, तो ये हम अपने प्रॉफिट में से अलाउंस देना। ठीक है, आगे लिखो। अभी आपने क्या लिखा, मार्जिनल प्रॉफिट इसे बोलते हैं। टैक्स भी लगा दिया क्या आगे आपने, टैक्स काटिए, मार्जिनल प्रॉफिट है। आगे लिखो, द टैक्स लेविड ऑन दीज एडिशनल बेनिफिट। कुछ समझे, टैक्स तो अभी लगा नहीं है ना, वो तो प्रॉफिट पे दिया आपने। द टैक्स लेविड ऑन दीज एडिशनल बेनिफिट्स इज कॉल्ड मार्जिनल प्रॉफिट टैक्स। अब पूरा लिखो, मार्जिनल प्रॉफिट टैक्स, इसके अतिरिक्त लाभों पर लगाए जाने वाले कर को सीमांत लाभ कर कहते हैं। हमने क्या किया, अरे हमने क्या किया ना, जैसे हमने मान लिया 100 रुपए का हम एक हमारा मार्जिनल जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक, हमने इसमें से 20 रुपया एम्प्लाई को अलाउंसेस वगैरह बांट दिया 20%। अब हमारे पास कितना बचा, अब इस पे जो टैक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट टैक्स अब लगेगा, इस पर नहीं लगेगा ये मार्जिनल प्रॉफिट, क्योंकि अगर हमारा मार्जिनल प्रॉफिट ये है बट बाकी पर टैक्स लगेगा, हम 50% दे देंगे तो 50 पे लगेगा। इसलिए जो एम्प्लॉयर होते हैं वो चालाक होते, सोचते हैं कि यार इस पर टैक्स लगेगा ही, थोड़े से कर्मचारियों को देंगे तो इनका मन लगेगा, है ना। क्यों, जैसे ये कोई चीज खराब हो रही है, हमने कहा यार बच्चों को दे दो, क्या है कि अपना खा पी लेंगे, यही ससुराल है सड़ रहा है। तो पता चला वो खराब भी होने से बचा लिया और आप लोग खुश भी हो गए, कह चलो हमें ये चीज मिला। अब ईमानदारी से बता दिया तो हाँ, कई लोग देखे होंगे। क्यों, यही होता है ना बेटा। अच्छा, कभी आपने गौर किया होगा कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं वो बड़े भारी जो है वो है क्या, दानवीर है क्या, रोटी खराब हो रही थी हाँ, रोटी बच गई, खराब हो रही थी, कोई खाया नहीं तो लगा कि यार ये तो अब खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया किसी गाय को खिला देते हैं। तो उनके अंदर जो धार्मिक पक्ष उभरा ना वो खराब होने से रोकने के लिए उभरा, होते नहीं उस तरह। आगे लिखो, BCTT, BCTT इसका फुल फॉर्म लिखो, बैंक कैश ट्रांजैक्शन, ट्रांजिशन लिखो, ट्रांजिशन टैक्स, बैंक कैश ट्रांजिशन टैक्स, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिख लो। इन द बजट 2005-6 the tax levied on cash withdrawal from the bank, है ना, ये लगाया गया था, बाद में हटाना पड़ा इनको, इस नाम से टैक्स आया था।
इन द बजट 2004, आपको याद होगा कि नहीं, एटीएम पे भी लगा था। हाँ, बहुत हुआ था, बड़ा बवाल हुआ, तो सब हटाया गया कि आप वहां जाकर बैलेंस चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, वो फिर बाद में लगाया कि 6 बार से ज्यादा आप महीने में नहीं एटीएम इस्तेमाल कर सकते। अभी पता नहीं है कि नहीं, आप कितना भी करो। हाँ हाँ हाँ, अमाउंट तो है ही, लिमिट है शायद, एक दिन में 40,000 है। अच्छा, हम लोगों के कार्ड से 20,000 ज्यादा नहीं निकलता। In the budget 2005-6, the tax levied on cash withdrawal from the bank is BCTT। BCTT है वो। हैं? ठीक है, समझ गए है ना। अब लिखो EET, एग्जेम्प्ट किसका, यही है बेटा, बैंक कैश ट्रांजिशन टैक्स। अरे इतना भी हिंदी मत जा, बाद में अंग्रेजी पेपर में फेल हो जाएगी। हाँ, इसका क्या, बैंक का हिंदी क्या लिखेगी बता। बैंक कैश ट्रांजिशन ट्रांजिशन टैक्स, यही लिखते, यहां बिंदी ये जो है ट्रांजिशन टैक्स, हो गया। अब इसका हम हिंदी क्या करें, कैश का क्या करें बता, रोकड़। हाँ, बैंक का क्या करें, पैसा घर, पैसा घर, रोकड़ हाँ, अंतरण और कर, ट्रांजिशन का अंतरण होता है। मर जाएगा आदमी रास्ते में बिना ऑक्सीजन के पढ़ेगा तो। BCTT कर। चलो EET, एग्जम्प्ट इसके एक प्रकार से एग्जम्प्ट एक्सेप्ट टैक्स था ये। हाँ, टैक्स। केलकर समिति ने, केलकर कमेटी, लिखो केलकर कमेटी, द केलकर कमेटी रिकमेंडेड टैक्सेशन एट द नॉर्मल रेट at the time of obtaining the last stage. The Kelkar committee recommended taxation at the normal rate at the time of obtaining the last stage ठीक है। लिखो केलकर समिति ने अंतिम चरण अर्थात बचत राशि व अर्जित आय को प्राप्त करते समय लाइक सेविंग अमाउंट एंड अर्न इनकम, दिस इज कॉल्ड EET। अंतिम चरण अर्थात बचत राशि व अर्जित आय को प्राप्त करते समय सामान्य दर पर करारोपण की संस्तुति
जो सामान्य दर पर करारोपण है उसको ईईटी कहा गया। नहीं समझ में आया क्या? यहां कह रहे हैं बचत राशि व अर्जित आय प्राप्त करते समय सामान्य दर पर जो करारोपण लगाया जाता है। देखो, मान लिया आपकी बचत 1 लाख है, ठीक, और अर्जित आय 2 लाख है, तो इसके बीच के कर को ईईटी बोलेंगे, जो सामान्य लगाया जाएगा। तो समझ में आया ना? इसके बीच के टैक्स को ईईटी कहेंगे। ठीक है, टैक्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए आप लोग हैं? मतलब ये टर्मोलॉजी आपको नई, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी टर्मोलॉजी भी मिली। एग्जाम में आएगा तो अब क्लियर रहेंगे आप। ये क्या आ रहा है यार? हर्षिता सही चल रहा है? हाँ बेटा, अगला जो काम हम लोगों को करना है, एक तो हमें आपको आउटकम बजट बताना है। लिखो आउटकम बजट। आगे लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट, उसी में नीचे लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ब्याज प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति। आउटकम बजट को आउटकम ही बोलते हैं। आउटकम बजट, राजस्व प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। ये सब बताना है। योजनागत और गैर योजनागत में क्या डिफरेंस है बताओ? हाँ, जैसे आकस्मिक खर्चा वर्चा आ गया, सड़क वड़क टूट गई है, वो आपका प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, तो उसमें अगर योजनागत बचा, अगर गैर योजनागत बजट ज्यादा खर्च होने लगेंगे तो गड़बड़ा जाता है। अगर गैर योजना ऐसे सब काम पड़ता रहे, पैसा यहाँ वहां खर्च होते रहे, पता लगे जो प्लानिंग की होगा ही नहीं। जैसे सड़क टूट गई, बद्रीनाथ में ये हो गया, कहीं वो हो गया, बहुत टूट रहा है यार, है ना? बहुत ज्यादा टूट रहा है।